नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और इससे पहले कई क्लासें हो चुकी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। और अगर अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लें। चलिए इस क्लास पर भी चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ही बताएं कि कंटेंट कैसा रहा। तो चलिए, ग्राम पंचायत सहायक के ग्राम पंचायत में दायित्व व उनकी समस्त भूमिकाओं कार्यों में भूमिका क्या रहती है। पंचायत घर या ग्राम सचिवालय। वर्तमान समय में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत घर ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, ग्राम रोजगार सेवक एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र यानी CSC भी स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर न जाना पड़े। ग्राम पंचायतों के कार्यालयों और उनकी बैठकों में आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने की उद्देश्य व उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत 17.46 लाख रुपए है। भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी और आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करती हैं। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी कार्य ग्राम सचिवालय से ही संपन्न हो सकेंगे। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। आने वाले समय में मूल निवास, जाति, आय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो यह सभी ग्राम सचिवालय से ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल 40,002 ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर लिया है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। पंचायत सचिव के कर्तव्य क्या होंगे? तो सबसे पहले ग्राम सभी बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य, तो इसमें सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना होगा। अगला है ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना। ग्राम सभा बैठकों के विवरण को जो की तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देना होगा। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना होगा। ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स तैयार करना होगा। ग्राम सभा बैठकों के दौरान के कर्तव्य क्या होंगे? सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरणों की रिकॉर्डिंग होगी और ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना होगा। एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना होगा। ग्राम सभा की बैठकों की कार्रवाई का विवरण दर्ज करने में सरपंच की सहायता करना होगा। ग्राम सभा बैठकों में के बाद के कर्तव्य क्या होंगे? इनमें शामिल ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय और ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना होगा। सहायक इसमें कह रहा है सहायक पंचायत सहायक क्या होगा? पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिस ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है।
किंतु वर्तमान समय में ये राज्य सरकार पंचायत सहायकों की भर्ती दो तरह से कर रही है। इनमें पहली स्थायी और दूसरा अस्थायी प्रक्रिया। अस्थायी वो होती हैं जैसे टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। इस तरह की भर्ती में कर्मचारी को कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है और इसमें कर्मचारी को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं। स्थायी क्या होगा? स्थायी परमानेंट। इस तरह की नियुक्ति में कर्मचारियों की भर्ती चयन आयोग द्वारा की जाती है। इन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, साथ ही साथ समय पर इनका ट्रांसफर कर दूसरी ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाता है। ग्राम पंचायत सहायक के कार्य क्या होंगे? गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके समस्या प्रधान और सचिव तक पहुंचाना, मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार्य देखना होता है। किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना, किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाने में मदद करना, प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और प्रधान का कच्चा लेखा जोखा रखना। इसके अलावा अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना होगा। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना होगा। ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना होगा। गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना होगा। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना होगा। गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना होगा। सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरने में सहायता करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी भी होगा। इसमें सीएससी में क्या क्या होगा? नेशनल लेवल माइनॉरिटी सेंट्रल मिनिस्ट्री, नेशनल लेवल सर्विस प्रोवाइडर यानी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्राम पंचायत सीएससी विलेज इत्यादि सब होगा। दोस्तों डायग्राम आप देख लेना और आपको विस्तार से सीएससी के बारे में पढ़ें। कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय एमआईटीवाई की एक पहल है। सीएससी भारत में ग्रामीण और शहरी लोगों तक विभिन्न डिजिटल सेवाओं के विवरण के लिए आसान पहुंच बिंदु है। ग्रामीण भारत में सीएससी न केवल सेवा वितरण बिंदु है बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्र योजना शुरू की है। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए बीसी सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, समाज कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त शिक्षा, कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु है। यह देश की क्षेत्रीय भौगोलिक भाषाएं और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो कि इस तरह से एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप में समावेशी समाज को सरकार के जनादेश को समक्ष बनाता है। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी जो है एक प्रकार से छोटा साइबर कैफे है। यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी कई सर्विस दी जाती हैं। इन सर्विस में ऑनलाइन कोर्स, सीएससी बाजार, कृषि सेवाएं, ई कॉमर्स सेल, आईआरसीटीसी एयर और बस टिकट बुक कराना, मोबाइल और डीएसटी रिचार्ज वगैरह, पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, बैंकिंग सर्विस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, एनआईओएस रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग, पेंशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल सर्विस से जुड़ी तमाम काम कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अन्य सेवाएं क्या होंगी? अन्य सेवाएं सीएससी के आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा आप मोबाइल बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, डाटा कार्ड रिचार्ज, एलआईसी प्रीमियम, रेड बस, एसबीआई लाइफ बिल क्लाउड जैसी निजी सेवाएं भी उपलब्ध
करा सकते हैं। यहाँ बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस भी दी जा सकती है। सीएससी में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसानों को सीएससी के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए जरूरी वो बातें, जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना जरूरी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। मार्टिकुलेशन, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 से अधिक होना बेहद जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 से कम है तो वह सीएससी सेंटर खोलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। सामान्य सेवाएं केंद्र से कमाई, तो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार से 11 रुपए मिलते हैं। रेल, बस और हवाई जहाज के टिकट भी बुक कराने पर 10 से 20 तक का चार्ज लिए जाते हैं। बिलों के भुगतान और सरकारी योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीएससी संचालक की कमाई होती है। सीएससी 2.0, तो पूर्ववर्ती कॉमन सर्विस सेंटर योजना के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में सीएससी 2.0 परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना को विभिन्न उद्देश्य नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। यह परियोजना सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो कि ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है। सामान्य सेवाएं जो केंद्र में मिलेंगी, इसमें गवर्नमेंट सिटीजन G2C, इसमें भारत रेलवे, फास्टैग और पासपोर्ट, पैन, स्विच भारत अभियान। तो दोस्तों ये अपने आप देख लेना क्या क्या इसमें कॉमन सर्विस मिलेंगी। इसके बाद पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। पात्रता, भारतीय नागरिक होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई सदस्य नहीं है, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न है। इसमें लाभ जो मिलेंगे, प्रत्येक महीने में 35 किलोग्राम चावल, गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र है। प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन कार्ड को लागू किया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना ICDS शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। इसके बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। ICDS के तहत योजनाएं आंगनबाड़ी सेवा योजना, यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। ये 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं शामिल हैं। पूरक पोषण में टेक होम राशन, गर्म पका हुआ भोजन, सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष राशि 1,000 रुपए राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को
6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय क्रैंच शिशुगृह योजना, तो इसके तहत कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चे 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। शिशुगृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रत्येक 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। पोषण अभियान, इसका उद्देश्य है कि छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प पोषण, एनीमिया और कम करके किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टेंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना। आईसीटी का उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। पोषण अभियान कार्यक्रम, पोषण अभियान देश में नाटेपन और अल्प पोषण, खून की कमी, एमोनिया तथा जन्म के वक्त कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभागों विगत वर्षों में सक्रिय हैं। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पोषण अभियान किन के लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु के लिए, किशोरियों के लिए और बच्चों के लिए। पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका, पंचायत प्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि के नाते निम्न लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। गर्भवती महिलाएं तो रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषण आहार मिलेंगे। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। आईएफए की 1 लाल गोली रोजाना चौथे महीने में 180 दिन तक लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। प्रसव से पहले कम से कम 4 ANC जांच ANMD या डॉक्टर से जरूर करवाएं। नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर अपना प्रसव कराएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। शौच के बाद साबुन के हाथ अवश्य धोएं। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें। धात्री महिलाएं तो ये योजना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह की पोषण आहार, पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। प्रसव से लेकर 6 महीने तक 180 दिन आईएफए की 1 लाल गोली लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराएं तथा शिशु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाएं। और माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चों का पहला टीका होता है। शिशु को शुरुआती 6 महीने सिर्फ अपना दूध ही पिलाएं और ऊपर से कुछ ना दें। बच्चे 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू कर दें। योजना आयरन और विटामिन, योजना रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषण आहार दें। पौष्टिक दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। आईएफए और विटामिन ए की निर्धारित खुराक दिलाएं। पेट के कीड़ों से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चों को 1 गोली साल में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्र पर दिलवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से लेकर जाएं तथा उसका वजन अवश्य करवाएं। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार और उसकी उम्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएमएस या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार दें। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवाएं। किशोरियों में